हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लर्नर्स अड्डा चैनल पे एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की ये जो श्रृंखला चल रही है उसी के अंतर्गत आज हम फिर से पिछले दिन के जो भी करंट अफेयर टॉप 10 रहे हैं उनको लेके आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर की पहली टॉपिक कौन सी है। तमिलनाडु चर्चा में दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स में प्रमुख इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपकी तमिलनाडु है। तमिलनाडु चर्चा में क्यों है? तमिलनाडु इसलिए चर्चा में है क्योंकि वहाँ की राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने की घोषणा की है। कितने परसेंट की आरक्षण देने की घोषणा की है? सरकारी स्कूलों के जो छात्र पढ़े हुए हैं उनको 7.5% आरक्षण दिया जाएगा। 7.5% आरक्षण दिया जाएगा उनको। तो ये व्यवस्था की है तमिलनाडु सरकार ने। ये आपका क्लियर हो गया। तो तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में स्नातक चिकित्सा में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने की सिफारिश की है। ये आरक्षण देने की घोषणा की है। ऐसा क्यों? ताकि वो प्राइवेट स्कूलों वाले लड़कों से फाइट कर सकें। ठीक है, जो सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं। दूसरी क्या बात है इसमें? दूसरी बात ये छिपी हुई है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए बढ़ावा दिया जा सके, लोगों को जागरूक किया जा सके। इसे देख के कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों को स्नातक चिकित्सा में 7.5% का आरक्षण मिल रहा है, तो इसे देखते हुए लोग प्रोत्साहित होंगे कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ें। तो सरकारी स्कूल के सिस्टम को सही करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है जो आने वाले समय में फलीभूत होगा। इसके आगे देखिए, तमिलनाडु के बारे में कुछ अन्य चीज़ें भी जानते हैं कि तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा हुई है। प्रस्तावित है कि यहाँ पे हल्दी अनुसंधान संस्थान बनाया जाएगा। तो ये भी याद कर लीजिए कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है। तो हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना आपकी तमिलनाडु में ही प्रस्तावित है। तो ये आपको याद रहेगा। हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में चर्चा में क्यों है हाल ही में? इसलिए चर्चा में है कि राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा में सरकारी स्कूल के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसलिए ये करंट की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दूसरी टॉपिक हमने उसमें देखी कि हल्दी अनुसंधान संस्थान भी वहीं पे बनने के लिए प्रस्तावित है। अगर हम बात करें कुछ अन्य पहलुओं पे तमिलनाडु के, तो कुल फूल उत्पादन में शीर्ष राज्य है इस समय तमिलनाडु। कुल फूल उत्पादन में शीर्ष राज्य आपका तमिलनाडु है। ठीक है, अगर कभी एग्जाम में पूछे कि कुल फूल उत्पादन में वर्तमान समय में शीर्ष राज्य कौन है, तो कुल फूल उत्पादन में वर्तमान समय में आपका शीर्ष राज्य जो है वो तमिलनाडु है। अगली चीज़ आप देखिए, तमिलनाडु के बारे में एक और तथ्य मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि भारत की जीडीपी में जो राज्यों का योगदान है, भारत की जीडीपी में जो राज्यों का योगदान है उसमें तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। भारत की जीडीपी में सारे राज्यों में पहला स्थान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है भारत की जीडीपी में। उसके बाद योगदान कौन राज्य देता है? उसके बाद आपका तमिलनाडु दूसरे स्थान पे है। तो तमिलनाडु से संबंधित 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने पढ़ी। उसमें से एक करंट अफेयर की बात थी, बाकी 3 अन्य बातें तमिलनाडु से ही संबंधित हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहली चीज़ हमने पढ़ी कि राज्य सरकार ने स्नातक चिकित्सा में सरकारी स्कूलों के छात्रों को 7.5% आरक्षण देने की घोषणा की है। तो कहाँ की सरकार ने की है? तमिलनाडु की सरकार ने की है। दूसरा हमने उसमें पढ़ा कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो प्रस्तावित है वो कहाँ पे प्रस्तावित है? तमिलनाडु में। फूलों के मामले में फूल उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। भारत की जीडीपी में योगदान देने के मामले में भी दूसरा स्थान है तमिलनाडु का, पहले स्थान पे महाराष्ट्र है। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगली टॉपिक भारत पे से संबंधित है। भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। तो भारत पे ने अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। आपसे सवाल पूछेगा कि अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? भारत पे ने, फोन पे ने, गूगल पे ने या पेटीएम ने? ऐसे सवाल पूछेगा आपसे।
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारत पे ने ये घोषणा की है। तो अपने प्लेटफॉर्म पे डिजिटल गोल्ड लॉन्च करने की घोषणा भारत पे ने की है। ठीक, इसमें होगा क्या ये जान लीजिए। भारत पे के यूजर 99.5% शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। भारत पे के यूजर, जो भारत पे के यूजर हैं वो इस साइट के माध्यम से 24 कैरेट सोने की खरीदारी भी कर सकते हैं और उसकी बिक्री भी कर सकते हैं। भारत पे की स्थापना कब हुई थी? तो भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। भारत पे की स्थापना 2018 में की गई थी। इसके आगे देखते हैं अगली टॉपिक। तो F-18 नौसैनिक जेट विमान अभी हाल ही में यूएसए ने भारत को सौंपा है। F-18 नौसैनिक जेट विमान, इसकी तुलना राफेल से की जाती है। ठीक है, जो फ्रांस से लड़ाकू विमान हमने खरीदा है राफेल, तो इस F-18 जेट की तुलना राफेल से की जाती है। इसके कई सारे फीचर्स राफेल के जैसे ही हैं। तो आपसे सवाल पूछेगा कि F-18 नौसैनिक जेट विमान भारत ने किस देश से प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत ने यूएसए से प्राप्त किया है। ठीक है, F-18 नौसैनिक जेट विमान भारत ने यूएसए से प्राप्त किया है। ओपन स्काई ट्रीटी से अभी हाल ही में यूएसए अलग भी हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने वाला राज्य, अलग होने वाला देश कौन सा है? अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हुआ है। इसके अलावा WHO से भी अमेरिका एग्जिट कर गया है, आप सबको याद ही होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अमेरिका हट गया है और इसके अलावा ओपन स्काई ट्रीटी से भी अलग हो गया है। तो ये भी करंट के साथ ध्यान में रखिए क्योंकि करंट का ही मैटर है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला चर्चा में है एक उपग्रह, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। कौन सी उपग्रह? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, जो कि आने वाले 7 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। कब लॉन्च किया जाएगा? तो 7 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01। क्या नाम है इसका? EOS-01 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जो कि 7 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, आज आपका 3 नवंबर है। कल ये आपको क्लास मिलेगी, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उस समय 4 नवंबर रहेगा। ठीक है, तो 7 नवंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। कौन बनाया है इस उपग्रह को? लॉन्च कौन कर रहा है? तो इसरो इसको लॉन्च कर रहा है। इसरो का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1919 में इसरो की स्थापना की गई थी दोस्तों। 1919 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इस समय इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवान। इस समय इसरो के अध्यक्ष के सिवान हैं। तो EOS एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसको 7 नवंबर, आने वाले 7 नवंबर को 3 दिन बाद लॉन्च किया जाएगा। किसने बनाया इसको? इसरो ने बनाया है। तो इसरो के बारे में हमने जाना कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना 1969 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और वर्तमान में के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगला जो चर्चा में है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्यों चर्चा में है? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को, अगले 10 महीने में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलके अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक, अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने करार किया है किसके साथ? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ। इसमें योजना ये है कि अगले 10 महीने में 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC। किसका? माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। स्थापना आपकी 1975 में हुई थी और इस समय
माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन से हैं? तो सत्या नडेला इस समय उसके सीईओ हैं। सत्या नडेला, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज सत्या नडेला। ओके, स्थापना कब हुई थी? इस्टेब्लिश हुई थी ये 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट इस्टेब्लिश हुई थी आपकी 1975 में। सीईओ इसके हैं आपके सत्या नडेला और हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। और हाल ही में वाशिंगटन डीसी 51वां प्रांत बना है, ठीक है, 51th स्टेट ऑफ यूएसए। तो वाशिंगटन डीसी 51वां प्रांत बना है हाल ही में। ये हमने टॉप 5 टॉपिक देखा है। इसके आगे हम टॉप 10 टॉपिकों पे चर्चा करनी है। तो 5 हमने देख लिया, इसके आगे 5 अन्य टॉपिक भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 5 करंट अफेयर्स हमने आज के ख़त्म किए पढ़ के। आइए देखते हैं 6वीं टॉपिक कौन सी है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, मनोज सिन्हा जी चर्चा में हैं। मनोज सिन्हा जी, जिनको आप जानते ही होंगे, जम्मू कश्मीर के दूसरे उपराज्यपाल बने हैं। इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू थे, जो कि अब कैग बन गए हैं, ठीक है, भारत के महालेखा परीक्षा नियंत्रक बन गए हैं वो। और उनकी जगह पे मनोज सिन्हा की नियुक्ति की जा चुकी है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद पे। बट चर्चा में क्यों हैं? चर्चा में इसलिए हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जी, चूँकि उन्होंने सेब को उगाने वाले किसानों के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। तो मनोज सिन्हा जी, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने ही, वहाँ पे कोई सरकार तो है नहीं, चुनाव तो हुआ नहीं है, राष्ट्रपति शासन है, तो वहाँ की बागडोर किसके हाथ में होगी? मनोज सिन्हा के हाथ में है। तो मनोज सिन्हा जी ने वहाँ पे बाजार हस्तक्षेप योजना शुरू की है। आपसे एग्जाम में पूछेगा बाजार हस्तक्षेप योजना कहाँ शुरू की गई है, तो इसका जवाब आप देंगे कि बाजार हस्तक्षेप योजना जम्मू कश्मीर में शुरू की गई। शुरू किसने किया? मनोज सिन्हा जी ने शुरू किया है इसका, ठीक है। शुभारंभ कौन किया है? तो मनोज सिन्हा जी ने किया है। शुरू कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में इसको स्टार्ट किया गया है, सेब उगाने वाले किसानों के लिए, याद रखिएगा विशेष तौर पर। इसी के साथ एक चीज़ और जान लीजिए कि सेब उत्पादन में कभी पूछे कि कौन सा स्टेट पहले पे, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या कोई उत्तराखंड दे दे, तो आपका सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर सेब उत्पादन में पहले स्थान पे है, याद रहेगा। आइए देखते हैं अगली टॉपिक। अगली महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने है यशवर्धन कुमार सिन्हा। मनोज सिन्हा जी को पढ़े, संयोग से फिर एक और सिन्हा आ गए हैं जिनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो आगे हम पढ़ेंगे यशवर्धन कुमार सिन्हा के बारे में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। छोटे जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी, लेखपाल, रेलवे, आरआरबी, ग्रुप डी, इन सब के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं देखिए स्टार कर दे रहा हूँ, आने वाला कोई भी एग्जाम होगा तो वहाँ इसको पूछा जाएगा। यशवर्धन कुमार सिन्हा नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। नियुक्ति कौन करता मुख्य सूचना आयुक्त की? राष्ट्रपति मुख्य सूचना अधिकारी को नियुक्त करते हैं। और वर्तमान में अभी हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा को नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। कैग मैंने आपको बताया, गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में नया कैग बनाया गया जब मनोज सिन्हा जी को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो वर्तमान समय के कैग CAG, जिसका वर्णन अनुच्छेद 148 में मिलता है कैग के बारे में, वर्तमान में भारत के कैग गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वर्तमान में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त आपके यशवर्धन कुमार सिन्हा है। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश बोबडे हैं। ये सारी चीज़ें याद रखिए, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें हैं। आइए इसी के साथ हम देख लेते हैं कि भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी। पूछ सकता है, क्योंकि मुख्य सूचना आयुक्त बदले गए हैं, तो हो सकता है एग्जाम में ये ना पूछ के ये पूछ ले। तो हाल ही में नहीं, भारत की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपक संधू थी। कौन थी? दीपक संधू। अगर पूछे भारत की पहली महिला मुख्य सूचना आयुक्त कौन थी, तो दीपक संधू थी। ओके, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक आपका है DBS बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर इसका फुल फॉर्म है। DBS का फुल फॉर्म है आपका डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। ये सिंगापुर का एक बैंक है जिसका नाम है DBS बैंक। इसको एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। तो सवाल आपसे पूछेगा, हाल ही में
किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? ऑप्शन में आपको मिलेगा डीबीएस बैंक, एसबीआई, कोई और बैंक, कोई अन्य बैंक, चाइना का कोई बैंक मिलेगा। तो आपको इसका जवाब अगर पता रहेगा तो आप टिक कर लेंगे। तो डीबीएस बैंक, ठीक है, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। ठीक है, सबसे सिक्योर बैंक घोषित किया गया, जिसके भागने की संभावना नहीं है, जिसके डूबने की संभावना नहीं है, जिसके घाटे में जाने की संभावना नहीं है। तो इस बेस पे डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है, किस संस्था ने घोषित किया, ये भी जान लीजिए। तो इसको व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस कंपनी एक है, व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस कंपनी। तो इस कंपनी के द्वारा डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। ओके, अब देख लेते हैं हम डीबीएस बैंक से संबंधित अन्य तथ्य। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968। डीबीएस बैंक हैज एस्टेब्लिश्ड इन 1968। ठीक है, तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड द हेडक्वार्टर ऑफ डीबीएस इज सिचुएटेड इन सिंगापुर। तो डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ डीबीएस बैंक इज सिचुएटेड इन सिंगापुर एंड द एस्टेब्लिश ऑफ डीबीएस बैंक इन 1968। ठीक है, 1968 में ये बना था और इसका मुख्यालय आपका सिंगापुर में है। इस समय इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीयूष गुप्ता जी हैं। तो डीबीएस बैंक के वर्तमान समय में सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीयूष गुप्ता है। स्थापना 68 में हुई थी, हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसे एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक आपका है धरडी पोर्टल। कौन सा पोर्टल? धरडी पोर्टल। धरडी पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो धरडी पोर्टल आपका तेलंगाना में लॉन्च किया गया। सवाल यही पूछेगा धरडी पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा धरडी पोर्टल आपका किसने लॉन्च किया है? धरडी पोर्टल आपका तेलंगाना ने लॉन्च किया है। आइए देखते हैं धरडी पोर्टल के बारे में। यह भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए लॉन्च किया गया। किस लिए? भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए इसको लॉन्च किया गया है। भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ लॉन्च किया गया? किस राज्य ने लॉन्च किया? तो तेलंगाना राज्य ने धरती पोर्टल लॉन्च किया है। जब बात तेलंगाना की आ गई तो राजधानी जान लीजिए। तेलंगाना की राजधानी वर्तमान समय में कौन सी है? हैदराबाद। तो तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है। हैदराबाद के बारे में एक और तथ्य है जिसको जानना आवश्यक है, तो वो तथ्य भी जान लीजिए। हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहां पे 1 लाख लोग मेडिटेशन कर सकते हैं एक साथ बैठ के। ठीक है, तो धरडी पोर्टल लॉन्च किया है आपका तेलंगाना ने। किस लिए लॉन्च किया? भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए। तेलंगाना की राजधानी आपकी हैदराबाद है और हैदराबाद में ही विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 1 लाख है। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला टॉपिक। विप्रो किसकी कंपनी है? अजीम प्रेमजी की कंपनी है। ठीक है, जिन्होंने अभी कोरोना काल में 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का दान दिया है, तो उन्हीं की कंपनी है विप्रो। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने रियल इस्टेट के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान की पेशकश की है। तो रियल इस्टेट के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान प्रस्तुत किया है विप्रो ने। तो अगर पूछे रियल इस्टेट के लिए क्लाउड आधारित किराएदार अधिग्रहण प्रबंधन समाधान किस कंपनी ने प्रस्तुत किया है, तो विप्रो ने प्रस्तुत किया है। याद रहेगा आपको। विप्रो के बारे में देख लेते हैं, इसकी हिस्ट्री पूरी चेक कर लेते हैं। तो विप्रो की स्थापना 1945 में किया गया था। ठीक है, विप्रो वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1945 एंड द हेडक्वार्टर ऑफ विप्रो इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पे है? बेंगलोर में स्थित है। सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसके कौन है इस समय? थियरी डेलापोर्ट। तो विप्रो के वर्तमान समय में सीईओ थियरी डेलापोर्ट है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। ओके, तो आज की करंट अफेयर्स की टॉप 10 टॉपिकों पे हमने चर्चा की है। डेली सुबह 8 बजे आपको
उस दिन का करंट अफेयर्स, उसके एक दिन पहले के जो करंट अफेयर रहते हैं वो आपको कराए जा रहे हैं टॉप 10 टॉपिकों के माध्यम से। मैंने आपसे पहले भी अपील की है, आज फिर से मैं एक और अपील करता हूं कि इसके लिए आप एक नोटबुक बना लीजिए, डेली अपने टॉप 10 टॉपिकों को नोट करते हुए चलिए। महीने के लास्ट में देखेंगे कि आपके पास 300 करंट अफेयर इकट्ठा हो गए हैं। और एग्जाम में जब आप कोई एग्जाम दे के आइएगा तो उस कॉपी से मिलाइएगा कि क्वेश्चन आया हुआ है करंट का या नहीं आया हुआ है। तो मेरे कहने पे एक बार कोशिश करके आप देखिए, अवश्य ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अगली अपील ये है कि चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करवाइए, उनको रिकमेंड करिए करंट अफेयर की क्लास के लिए, पॉलिटी की क्लास के लिए। मुकेश सर पढ़ा रहे हैं लर्नर्स अड्डा चैनल पे, तो प्लीज़ शेयर दिस चैनल। थैंक यू।